integrate it, add wins to your career. हेलो वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस इन सॉइल या स्ट्रेसेस इन सॉइल। इससे पहले हम लोगों ने परमेबिलिटी तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को 12-13 लेक्चर जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह उन सब में अच्छे से मजा आया होगा। जैसे प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे के वैसे ये अपना स्ट्रेसेस इन सॉइल ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस या स्ट्रेसेस इन सॉइल एक बार समझ में आ गया तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है, चाहे शियर स्ट्रेंथ हो, चाहे कॉम्पैक्शन हो, चाहे कंसोलिडेशन, हर एक चैप्टर में इसका यूज है। ठीक है, मैंने आपको बोला था सीपेज करूंगा तो सीपेज में भी इसका यूज है, इसलिए मैं पहले इसको करा रहा हूं। तो इसका सब जगह आगे यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सॉइल में बात करा जाए कि प्रॉपर्टीज के बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये, क्योंकि इसका यूज आता है आगे, हर जगह यूज आएगा। तो जहां चीजों का मैक्सिमम यूज आ रहा है वो अपने इंपॉर्टेंट भी ज्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस इन सॉइल। अब देखो, स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट बॉडी खुद के अंदर से जो रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। अब सॉइल के ऊपर कोई लोड आया, उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए सॉइल वापस जो फोर्स लगाएगी उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। अब वो फोर्स या जो प्रेशर है वो क्या होता है, किन किन कारणों से लगता है? तो देखो, एक सॉइल में क्या तीन चीजें होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड यानी कि वाटर, और गैस यानी कि एयर। तीन चीजें होती है, सॉलिड, वाटर और एयर। अब सबसे पहले जब भी कोई लोड आता है ना, तो जो सबसे हल्का होता है ना वो सबसे ज्यादा होशियारी मारता है। यानी कि अपने इस केस में देखो, जैसे एयर है, कोई भी लोड आया तो सबसे पहले क्या करेगा, एयर क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन एयर अपोज कर नहीं पाता। हम देखते हैं हवा में कोई चीज रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि हवा की डेंसिटी बहुत कम है। अब डेंसिटी कम है तो वो लोड को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो हवा वहां से निकल जाती। अब हवा निकल गई तो हवा के बाद में कौन आया? वाटर। अब उसको वाटर क्या करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अब वाटर क्या कुछ देर तक तो रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, जैसे जैसे हवा इसको पानी को जगह मिलती जाएगी, ये भी निकलता चला है। क्या करेगा, ये थोड़ी देर तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसको जगह मिलती जाएगी वो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बचा सॉइल सॉलिड्स। तो ये चीज है सॉइल सॉलिड्स। तो अब सॉइल सॉलिड्स तो कहीं बह के भी जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, वहीं पड़ा रहेगा। तो आखिर में सबसे ज्यादा आखिर में लोड कौन लेगा? ये सॉइल सॉलिड। तो स्ट्रेस जनरली इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसका तो कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल ही रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इन दोनों से कोई भी लोड आ रहा है, लोड के अगेंस्ट अपना मान लो स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा। ठीक है, टोटल स्ट्रेस है सिग्मा। ठीक है, अब ये टोटल स्ट्रेस जो है सिग्मा, ये किसके कारण लग रहा है? दो चीजों के कारण। भाई शुरुआत में क्या लग रहा है, ये वाटर की वजह से भी है और सॉइल सॉलिड्स की वजह से भी। जो वाटर की वजह से है, या हम कह सकते हैं कि वाटर की वजह से, इनकी वाटर जो रेजिस्ट कर, वाटर कितना रेजिस्ट करेगा, उसके खुद के ऊपर जितना हेड आ रहा है, अपन ने पढ़ा था अपने परमेबिलिटी में हेड। तो ये क्या करेगा, प्रेशर हेड के बराबर अपना जितना इसका पीजोमीटर में हेड है उतना ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब जो सॉइल सॉलिड्स है, सॉइल सॉलिड्स कितना रेजिस्ट करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर। क्या बोलते हैं, सॉइल सॉलिड जो रेजिस्ट करता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस में सिर्फ डैश का डिफरेंस है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज सम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल है वो किस लोड कैसे ट्रांसफर करेंगे। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल, इसके ऊपर लोड आया, अब ये लोड कैसे ट्रांसफर करेगा, जो भी इसके टच में होंगे, यानी कि ये क्या करेगा, ऐसे लोड ट्रांसफर करेगा। अब ये दोनों पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब ये दोनों आगे कैसे करेंगे, ये इनके जो भी टच में होंगे, ये ऐसे 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 ऐसे, यानी कि बाय कांटेक्ट। ये क्या जा रहा है, एक पार्टिकल से दूसरे से तीसरे से चौथे, ऐसे पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ग्रेन टू ग्रेन। इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी बोलते हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये कैसे ट्रांसफर होता है, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट की वजह से ट्रांसफर होने के कारण इसको हम लोग को बोलते हैं इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। ठीक है, अब जो पोर वाटर प्रेशर या जो वाटर जो लोड लेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस देखो पानी को हम अगर किसी भी कंटेनर में भरते हैं तो वो कंटेनर का शेप ले लेता, वो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता। लेकिन अगर हमने सैंड भरी किसी कंटेनर में तो सैंड क्या जाता है, जनरली ऐसे, हमने सैंड रिप्लेसमेंट वाले में देखा था, ऐसा शेप बनता है लगभग। लेकिन अगर पानी होगा तो पानी का लेवल कैसे बनेगा, ऐसा। तो डिफरेंस क्या है पानी और सॉइल में, वो होता है कि सॉइल के अंदर शियर कंपोनेंट होता है, यानी कि सॉइल की कुछ शियर स्ट्रेंथ होती है, वाटर की कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं होती। इसलिए वो क्या होता है, जैसा कंटेनर होता है उसी का शेप ले लेता है। इसलिए वाटर वाले पोर वाटर प्रेशर को हम लोग न्यूट्रल स्ट्रेस, न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं,
न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी तरह का शेयर कंपोनेंट नहीं होता, उसमें कोई भी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होती, वाटर की शेयर स्ट्रेंथ 0 होती है, इसलिए हम लोग उसको न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस को और क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस या स्ट्रेस या प्रेशर इज द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर ट्रांसफर वगैरह होगा तो कैसे होगा, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह होगा तो कैसे होगा। तो हम केस ले लेते हैं, जैसे ये कोई है, मान लो यहाँ पर वाटर है, ये यहाँ से नीचे ये एयर है, इसके नीचे नीचे क्या है? वाटर है, ठीक है, या फिर चलो छोड़ो ऊपर से ले लेते हैं, एयर को हटा ही देते हैं पहले से, कोई मतलब। और यहाँ पर क्या है? सॉलिड्स है, यहाँ पर क्या है? सॉलिड्स, अपन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं 1 1, इसको 2 2 और इसको अपन नाम दे देते हैं 3 3, ठीक है। अब क्या है कि जो वाटर टेबल है वो वाटर टेबल कहाँ से है? 1 1 से है, ठीक है। तो अगर इस पे मैं पीजोमीटर लगाऊं यहाँ, तो जो वाटर का हेड होगा वो कहाँ तक जाएगा? HW तक। कहाँ तक? उसकी मान लो हाइट क्या आ रही है? HW हाइट आ रही है। उसकी हाइट क्या आ रही है? मान लो HW किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई पीजोमीटर लगाऊंगा तो वाटर में हेड कितना है? HW। अब ये HW कैसे हुआ अभी अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अब मैंने बात करी तो ये जो पार्टिकल, जो सॉइल सॉलिड्स जो लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, जो लोड स्ट्रेस जो लगा रहे हैं, वो कैसा होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी कि इंटरग्रेनुलर, यानी कि पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट। अब अपने को पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? P/A, लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। अब इस सॉइल का पूरे का एरिया मान लो A है और इस पे जो लोड आ रहा है मान लो P है, तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? P/A। लेकिन अब मैंने बात करी कि जो सॉइल सॉलिड जो लोड लेंगे वो क्या लेंगे? ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट होगा, तो उसका एरिया क्या टोटल एरिया आएगा? नहीं, जब ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होगा तब एरिया भी अपने क्या आना चाहिए? कांटेक्ट एरिया आना चाहिए। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल हैं आपस में, तो इनका कांटेक्ट एरिया तो ये है, तो टोटल एरिया ना लेके हम लोग क्या लेते हैं? कांटेक्ट एरिया। किसके लिए? इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए। अगर मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए मैंने कांटेक्ट एरिया लिया, तो जो लोड लगेगा वो मान लो लोड जो आ रहा था मान लो N आ रहा था, या इसको N मान लेते हैं, तो N आ रहा था, तो N क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिग्मा, बहुत सारे N फोर्सेस आ रहे, तो सिग्मा N अपॉन में एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि AC लिख रहा हूं। AC का मतलब क्या है? एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एक बात बताओ मेरे को सोच के कि एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है कि कॉन्टैक्ट ज्यादा है कि टोटल एरिया? एक्चुअल में तो टोटल एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किससे? एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। अब एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर टोटल एरिया बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिग्मा N है वो क्या हो जाएगा? कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? ये जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा? अपना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस और दूसरा चीज, अब अपने को एक्चुअल एरिया जो निकालना होता है, क्या मैं एक्चुअल एरिया निकाल सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट का? सॉइल के सॉलिड्स के आपस में कितना कॉन्टैक्ट, अब छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं, उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना तो मतलब बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर होगी। इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेस जो है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका? इफेक्टिव स्ट्रेस का, सिग्मा डैश का नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्यों? फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब? कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट निकाल ही नहीं सकता, और ये ट्रांसफर होता है कांटेक्ट टू, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कब ट्रांसफर होगा? जब बीच में कांटेक्ट होगा। तो एरिया भी मेरा वही आना चाहिए, लेकिन ये एरिया मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाता। कैलकुलेट तो मैं चलो मान लो फिर भी कैलकुलेशन से कर लूंगा, कोई भी इंपेरिकल मेथड से, लेकिन एक्चुअल में इसको मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता। अब जिस चीज का कोई फिजिकल फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस फिर नहीं होगा। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसलिए इसको भी हम लोग, इसको AC की जगह हम लोग A ही लिख देते हैं, इसलिए हम AC की जगह A लिख देते हैं। तो ये हो गया अपना इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को निकालना है क्या? पोर वाटर प्रेशर। मैं इधर वाली चीजें रफ कर, अब मुझे क्या निकालना है? पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? U। अब कोई भी जैसे प्रेशर निकालना है, कोई भी प्रेशर, वो क्या होता है? लोड पर यूनिट एरिया, यानी कि लोड अपॉन में एरिया। स्ट्रेस या प्रेशर क्या होता है? लोड अपॉन में एरिया। अब वाटर निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि इसके ऊपर जितना पीजोमेट्रिक हेड है, जितना पानी है उसका भार, तो मैं क्या लिख रहा हूं? वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अपॉन में क्या? एरिया किसका आ जाएगा?
अपॉन में एरिया किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ वाटर आएगा। अगर वेट ऑफ वाटर आएगा तो एरिया भी वाटर का ही आएगा, ठीक है। अब ये वाटर का जो वेट है वो किसके बराबर होता है, अपने को पता है गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में वी डब्ल्यू। तो अगर मेरे को डब्ल्यू डब्ल्यू लिखना है, वेट ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में एरिया ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर, एरिया ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर लिख दिया। तो मैंने लिख दिया ए डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए डब्ल्यू। तो मेरा पोर वाटर प्रेशर कितना आ जाएगा, एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। तो देखो किसके बराबर आ रहा है, पोर वाटर प्रेशर उसका जितना पीजोमीटर में हाइट होता उसी के बराबर आता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट, अगर 1 ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा, फिर तो कोई u इक्वल टू एच डब्ल्यू लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पहले बोला था कि मैं इसको प्रूव करूंगा, ये देखो मैंने प्रूव कर दिया। तो पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होता है, जो पीजोमेट्रिक हेड होता है उसके बराबर होता है, यानी कि u इक्वल टू एच डब्ल्यू गामा डब्ल्यू। सिग्मा अपने को सिग्मा डैश पता चल गया, सिग्मा n बाय ए है, और सिग्मा टोटल स्ट्रेस क्या है, वो हो गया p बाय ए, यानी कि तो p बाय ए इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n डैश या n अपॉन में a प्लस एच डब्ल्यू गामा डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू गामा डब्ल्यू। ये हो जाएगा मेरा ये टोटल स्ट्रेस की इक्वेशन। पर अपने को ये याद नहीं रखनी, अपने को ये वाली याद रखनी, बहुत ही काम की इक्वेशन। अब देखो मैंने ये थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया कि अगर एक बार आपको ये समझ में आ गई ना, फिर आपको आगे रटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको बेसिक से ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर समझ में नहीं आता तो बाद की बहुत चीजें दिक्कत देती है। लोगों को इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना ही नहीं आता तो फिर कोई फायदा बनता नहीं है, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, कुछ अपन स्टैंडर्ड केसेस करते हैं। तो आपको ये याद रखना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता इफेक्टिव स्ट्रेस का, क्यों, क्योंकि हम लोग फिजिकली इसको जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ग्रेन टू ग्रेन उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब मैं कुछ क्या लूंगा, स्टैंडर्ड केसेस लूंगा। देखो ज्यादा डिटेल में जानने का भी कोई फायदा है नहीं, कुछ मैं स्टैंडर्ड केस लूंगा। बस मेरे को एक इक्वेशन तो ये याद रखनी, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू। सिग्मा अपना टोटल स्ट्रेस है, सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस है, यू अपना पोर वाटर प्रेशर। अब मैं पहला केस ले रहा हूं, सबमर्ज्ड सॉइल मास, सबमर्ज्ड सॉइल मास, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लूंगा कि सॉइल जो है मेरी पानी के नीचे डूबी हुई है। इसमें सॉइल क्या है, मेरी अभी जो फोटो बनाया था उसी को वापस बना लेते हैं। सॉइल मास जो है अपना पानी के नीचे डूबा हुआ है, यानी कि ये वाटर टेबल है, ठीक है। ये जो है अपना सॉइल मास है, ठीक है भाई। इसको मैं 1-1 सेक्शन नाम दे देता हूँ, इसको 2-2 सेक्शन दे दिया, इसको 3-3 सेक्शन दे दिया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं इसकी हाइट जो है h है, वाटर की हाइट जो है मेरे कैपिटल H है, और ये सॉइल मास की जो हाइट है वो है h1, ठीक है। वाटर की हाइट h है, सॉइल मास की हाइट है मेरे h1। तो मैं क्या करूं, अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेस, ये तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो मेरे को क्या तीनों चीजें निकालनी है, और मेरे को तीनों चीजें प्लॉट भी करनी, कभी कभी डायग्राम भी आ जाता है इनका, ठीक है भाई। तो प्लॉट कैसे करेंगे, बेसिक चीज क्या है अपने भाई, इसी के हिसाब से कुछ होगा। तो 3 चीज प्लॉट करनी है, तो 3 डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नजदीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक मेरे को 3 चीजें प्लॉट करनी, तो इसको नाम दे दिया मान लो सिग्मा, ये यू हो गया और ये हो गया अपना सिग्मा डैश, ठीक है। अपन तीनों चीजों को प्लॉट कर देंगे। अब 1-1 सेक्शन पे देखो, 1-1 सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस क्या होगा, 1-1 सेक्शन पे मेरा टोटल स्ट्रेस क्या होगा। क्या 1-1 सेक्शन से ऊपर कोई कुछ है क्या, बार कुछ नहीं है। जब 1-1 सेक्शन के ऊपर कुछ है ही नहीं, लोड ही नहीं है, तो स्ट्रेस ही नहीं आएगा। जब लोड नहीं है तो स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। अब जब टोटल स्ट्रेस नहीं, अब देखो 1-1 के ऊपर कुछ पानी का है क्या, पानी नहीं है, तो अपने क्या आएगा, एट 1-1 सेक्शन बात करें, एट 1-1, ठीक है। अब जब कुछ है ही नहीं, ना सॉइल है ना पानी है ना कोई भार है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0। तो मेरा सिग्मा डैश क्या आ जाएगा, 0 भाई। सिग्मा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने को ये भी याद रखना है, सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। तो मैं देखो सिग्मा डैश तो फिजिकली निकाल नहीं सकता क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं निकालना, तो मेरे को कैलकुलेशन से निकाल। तो मैं कैलकुलेशन में क्या करूंगा, पहले सिग्मा निकालूंगा और फिर पोर वाटर प्रेशर निकाल दूंगा। पोर वाटर प्रेशर कैसे, जितना उसके हाइट होगी इंटू यूनिट वेट हो जाएगा। तो सिग्मा कुछ है ही नहीं,
यू भी कुछ नहीं, तो इससे कुछ ऊपर नहीं। अब मैं बात करूं एट 2 मैं कहां पे बात कर रहा हूं, एट 2 सेक्शन। अब देखो अब क्या है कि मेरा सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सेक्शन पे, मेरा सिग्मा टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, कोई भी टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जैसा भी भार है ऊपर उसका वो हो जाएगा। भाई देखो हमने बाइफरकेट तो कहाँ करा, इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस को सॉइल सॉलिड नाम दिया, पोर वाटर प्रेशर को अपन ने वाटर का नाम दिया। तो टोटल स्ट्रेस तो दोनों का सम है, तो चाहे ये हो नहीं हो या दोनों हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल स्ट्रेस तो अपना आएगा ही आएगा। अब टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, इतना हाइट इंटू यूनिट वेट जो भी है, तो ये हाइट कितनी h और यूनिट वेट कितना है गामा w, तो ये आ गया मेरा टोटल स्ट्रेस। अब टोटल स्ट्रेस ये आ गया, भार आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आया, कई लोगों को अभी ये चीज समझ में नहीं आई। तो आप एक बात सोच के देखो, आपके पास कोई किताब है, 10 किताब है, सारी की सारी बुक्स का क्या है, एक सेम वेट है, वो है मान लो 1 kg। तो आपके मान लो ये जो 10 किताब है ये ऐसे, और ये 10 बुक्स है। अब हर बुक का वेट कितना है 1 kg। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, पहली बुक के बाद वेट देखूंगा तो 1 kg आया, 2 के बाद देखूंगा तो 2 kg आ रहा है, 3 के बाद देखूंगा तो 3 kg आएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा 4 kg, क्योंकि वेट क्या नीचे आते आते बढ़ता जा रहा है। अब या फिर मैं मान लूं कि बुक का जो क्या है, इसकी हाइट वगैरह वेट क्या है, इन सब का वेट सेम है, इसी प्रकार क्या है इसमें भी वेट सेम है। अब वहां पर नंबर्स में होता है, यहाँ पर क्या होता है अपना हाइट में बात करते हैं, तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से मेजरमेंट तो वही है। इसका क्या अपने को पर मीटर क्यूब का बार कितना अपने को पता है यूनिट वेट का, यूनिट वेट से अपने को पर मीटर क्यूब में बाहर पता चल गया, पर मीटर क्यूब वेट पता चल गया, हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपने क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये वाला सेम कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब सिग्मा तो आ गया, यानी कि टोटल स्ट्रेस तो आ गया। अब पोर वाटर प्रेशर कितना होगा भाई, पोर वाटर प्रेशर जितना हाइट होगी पानी की उतना ही पोर वाटर प्रेशर होगा। मैंने पहले ही बोला जितना ना हाइट इंटू यूनिट वेट करना है, तो ये भी हो गया h इंटू गामा w। तो अब मेरा सिग्मा डैश क्या हो गया, सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों सेम है, पोर वाटर प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या है सेम है, इनकी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है मेरा 0, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया। अब मैं एट 3 सेक्शन निकालू, एट 3 पे क्या होएगा, अब देखो सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये वाले प्लस ये वाला टोटल का भार। तो यहां पर भार क्या था, अपन ने अभी देखा कि h गामा w आया, क्योंकि वहां पर सिर्फ वाटर था। अब नीचे आए तो ये इसका भार हो जाएगा। अब ये क्या है, सॉइल जो है सैचुरेटेड है, वाटर टेबल से नीचे सॉइल क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, तो इसका यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड मान लो, H1 गामा सैचुरेटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब U क्या हो जाएगा, देखो अब ये यहाँ पे किसका भार आएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी का। तो पानी की हाइट अब कितनी हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली, दोनों हाइट, दोनों यहाँ भाई सैचुरेटेड सॉइल है तो पानी तो है ही ना इसका मतलब, तो पानी का भार भी आएगा। तो पानी कितना हो जाएगा, H प्लस H1 इंटू गामा W, ठीक है। देखो पानी जब वाटर टेबल इस लेवल पे है 1 पे, तो 3 तक पानी तो है ही, इसका मतलब पानी तो वहां पर है ही, ऐसा तो है नहीं सबमर्ज्ड के नीचे, वाटर टेबल के नीचे पानी नहीं है। तो वाटर टेबल के नीचे का मतलब ये है कि वहां पर पानी अवेलेबल है, सॉइल हो चाहे कुछ भी हो, उनके अंदर पानी उनके वर्ड्स के अंदर भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब सिग्मा डैश क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा डैश हो जाएगा, देखो h गामा w से h गामा w कैंसिल आउट हो गए। अब ये आएगा h1 गामा सैचुरेटेड माइनस h1 गामा w। तो यहां से मेरा h1 कॉमन आ गया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा w। अब ये अपन ने पढ़ा था सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा w क्या पढ़ा था, गामा डैश। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ गया, h1 गामा डैश या गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। अब अगर मेरे को प्लॉट करना हो तो भाई देखो सबसे पहले क्या मेरा टोटल स्ट्रेस 1 पे क्या है 0, 1 पे 0 है, ठीक है, और 2 पे क्या जा रहा है, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 2 पे जाके h गामा w हो रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस 1 से लेके 2 के बीच में इसका कुछ ब्रेक नहीं आ रहा, सेम लगातार हाइट के साथ ये क्या बढ़ता जा रहा है, लगातार सेम बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या होगा, सेम एंगल बन जाएगा। इसके बाद देखो टोटल स्ट्रेस अब चेंज किस, 2 से 3 के बीच में टोटल स्ट्रेस चेंज किसकी वजह से हो रहा है, सॉइल के वेट की वजह से। और ये जो है गामा w से गामा सैचुरेटेड क्या होता है अपने को पता है, ज्यादा। तो अब ये स्लोप भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अब ये स्लोप भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर यहाँ मेरे को कोई पूछे यहाँ पर कितना था, तो मेरा कितना हो जाएगा, h1 h गामा w था यहाँ पर कितना था, h गामा w,
और यहां पर कितना हो जाएगा H गामा W प्लस H1 गामा सैचुरेटेड, ठीक है, प्लस H1 गामा सैचुरेटेड। अब अगर मेरे को इसको बाइफरकेट करना हो तो मैं इसको बाइफरकेट भी कर सकता हूं। कैसे कि देखो H1 गामा W तो ऊपर वाला आ ही रहा था, तो ये मेरा क्या हो गया H1 गामा W इतना वाला, ये है H गामा W और ये मेरा हो गया H1 गामा सैचुरेटेड। कोई दिक्कत? देखो क्या करा मैंने भाई, 0 0 1 1 पे कुछ नहीं था, 0 था। 1 से 2 के बीच में गामा W की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वो गामा W की वजह से वो भी बढ़ता जा रहा है मल्टीप्लाई में। तो 0 से यहां तक आते आते हाइट H हो गई तो H गामा W हो गया। अगर किसी X हाइट पे निकालना होता बीच में, मान लो यहां पर निकालना होता और ये हाइट होती X, तो ये कितना हो जाता है यहां पर X गामा W, तो ऐसे हो जाता, ठीक है। तो हाइट के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ये वाला एग्जांपल याद रखो। फिर अपन ने नीचे आए तो 2 से 3 के बीच में अब जो वेट बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, या स्ट्रेस जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल यानी कि गामा सैचुरेटेड की वजह से। तो हाइट क्या H1 है, तो H1 गामा सैचुरेटेड हमने क्या करा ऐड कर दिया इसमें, तो ये आ गया। अब मैं अगर पोर वाटर प्रेशर का बनाऊं तो पोर वाटर प्रेशर भी एज इट इज सेम बनेगा, लेकिन 1 से 2 के बीच में तो सेम आ गया, ये H गामा W आ गया। लेकिन 2 से 3 भाई पोर वाटर प्रेशर तो हमेशा सेम ही स्लोप रहेगा, 2 से 3 में भी सेम स्लोप रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चेंज किसकी वजह से हो रहा है, 2 से 3 में भी, यहाँ पे भी देखो H1 गामा W आ रहा है, स्लोप क्या है गामा W, चेंज किसकी वजह से हो रहा है गामा W, तो गामा W तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी गामा W, यहाँ पे भी गामा W, तो ये सेम स्लोप रहेगा। तो ये हो जाएगा H प्लस H1 गामा W। अब अगर अलग करना हो तो अलग कर लो भाई, ये यहां से यहां तक ये तो फिक्स था, ये हो गया मेरा H गामा W और ये हो गया मेरा H1 गामा W। अब कोई दिक्कत भाई, बन तो वही ट्रायंगल रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखो इफेक्टिव स्ट्रेस 1 1 पे 0 और 2 2 पे 0, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस वाली लाइन मेरे एज इट इज यहां तक तो ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आ रहा, मेरा 0 ही हो रहा है 2 2 तक। लेकिन 3 3 तक अब क्या किसकी वजह से चेंज हो रहा है, गामा डैश की वजह से। क्या आ रहा है, गामा डैश की वजह से। तो अपने को पता है कि गामा सैचुरेटेड से कम होता है गामा डैश और लगभग गामा W के बराबर होता है, तो स्लोप क्या रहेगा, इसके बराबर। अब देखो एग्जाम में स्लोप का इतना खेल नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना H1 गामा डैश, यहाँ पर 0 या H1 गामा डैश। तो ऐसे डायग्राम बनाना है अपने को। आगे और अपन एग्जांपल करेंगे, 4-5 स्टैंडर्ड केस करेंगे, तो अपने को ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अपने को और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो हो गया सबमर्ज सॉइल मास। अगर सेकंड केस की बात करूं मैं, तो अब मेरा है सॉइल मास विथ सरचार्ज। सॉइल मास विथ क्या है, सरचार्ज। सेकंड केस है मेरा सॉइल मास विथ सरचार्ज। अब देखो, अब मेरा जो वाटर टेबल है, मैंने वाटर टेबल यहां से चेंज कर दिया। अब मैंने वाटर टेबल ले आया कहां पे, ये पूरी क्या है अपने सॉइल, ये अब पूरी क्या है सॉइल है, लेकिन सेक्शन है अलग अलग, ठीक है। अब मैंने वाटर टेबल कहां बना दी, वाटर टेबल अब आ गई मेरे 2-2 सेक्शन पे। कहां आ गई, 2-2 सेक्शन पे, ये आ गई अपने वाटर टेबल। लेकिन मैंने क्या बोला है, सॉइल मास क्या विथ सरचार्ज, यानी कि कोई ऊपर से एक्स्ट्रा लोड है इसके ऊपर, वो एक्स्ट्रा लोड मैं यहां बना रहा हूं। ये लो मैंने एक्स्ट्रा लोड बना दिया। आई होप आप लोगों को रेड कलर से दिख रहा होगा। ये लो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, रेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया सरचार्ज। अब सरचार्ज का मैंने भार ले लिया Q। अब सरचार्ज का मतलब क्या है, कोई ऐसा भार जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई अपने पत्थर रख दिया 4 किलो का, 5 किलो का, तो पत्थर का भार तो कभी चेंज होना नहीं ना, वो तो फिक्स रहना, कहीं किसी भी हाइट पे चले जाओ नीचे, क्योंकि ग्रेविटी तो सब जगह एक। तो सरचार्ज ऐसा होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है भाई। अब बाकी सेक्शंस वही है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई 1-1 सेक्शन पे क्या होगा, 2-2 सेक्शन पे क्या होगा और 3-3 सेक्शन पे क्या होगा। अब देखो डायग्राम अपन बाद में रफ कर लेंगे। तो 1-1 सेक्शन पे मैं देखूं कि टोटल स्ट्रेस क्या आएगा। अब देखो 1-1 से ऊपर कुछ न कुछ है, अब वो कितना है, वो Q के बराबर है। तो 1-1 सेक्शन पे
टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा क्यू। भाई टोटल जो भार आ रहा है, जितना भार आएगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस होगा। तो क्यू लोड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा, ठीक है, ये क्या फिक्स है। अब पोर वाटर प्रेशर कुछ होगा क्या, पानी है वहां पे, नहीं है, पानी कुछ है ही नहीं भाई। 1-1 के ऊपर कहाँ पानी, पानी तो आ रहा है 2-2 के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर अपना जीरो। जब पोर वाटर प्रेशर जीरो है तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू करेंगे तो सिग्मा डैश आ जाएगा अपने क्यू के बराबर। सिग्मा डैश कितना आ जाएगा, अपना क्यू आ जाएगा। अब देखो सेकंड पे जाओ, अब 2-2 सेक्शन पे गया मैं, तो भाई देखो टोटल स्ट्रेस एक तो इस क्यू की वजह से, भाई ये क्यू की वजह से आ गया। अब देखो, अब ये वाली सॉइल जो है कि क्या है, मेरी ड्राई है, तो यहां पर क्या है, गामा, मान लो बल्क है या इसको ड्राई, और ये मेरा क्या है, गामा यहाँ पे सैचुरेटेड है, वाटर टेबल के नीचे क्या होगी, सैचुरेटेड होगी, और ऊपर क्या है, या तो ड्राई मान लो या बल्क मान लो, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं, अपन ड्राई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2-2 पे भार किसकी, ये इतना और बढ़ गया, कौन सा, एच गामा डी बढ़ गया, एच गामा डी या गामा बढ़ गया। अगर बल्क भी होता तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी अपन ये लिखते, ठीक है। अब यू पोर वाटर प्रेशर अभी भी कुछ आ रहा है क्या, नहीं। देखो पोर वाटर प्रेशर जब तक सॉइल सैचुरेट है उसके बाद ही आता, उससे पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पर सॉइल वैसे भी अपन ने ड्राई लिया, तो ड्राई के केस में तो वैसे भी नहीं, और अगर मैं बल्क भी लेता तब भी मेरा क्या आता, ये आता। तो चलो बल्क से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा पोर वाटर प्रेशर अब भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि 2-2 से ऊपर पानी है ही नहीं। अब मैं आया 3-3 पे, सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा मेरा, क्यू प्लस एच गामा, ठीक है। अब मैं आया 3-3 पे, 3-3 पे भाई टोटल स्ट्रेस कितना होगा, क्यू प्लस एच गामा तो है ही पहले से। अब मेरा क्या बढ़ जाएगा, H1 इंटू, अब क्या आ जाएगा, गामा सैचुरेटेड आ गया, H1 इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, H1 इंटू गामा डब्ल्यू, या आ गया H1 गामा डब्ल्यू, क्योंकि वाटर टेबल से नीचे हाइट कितनी है, H1, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, माइनस करा तो ये Q प्लस H गामा डब्ल्यू तो एज इट इज रह गया, इसमें H1 कॉमन आ जाएगा, वापस ब्रैकेट के अंदर वही गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, वो कितना हो जाएगा, गामा डैश। तो इसको लिख देते हैं H1 गामा डैश। तो इस बार अपने क्या आ गया, पोर वाटर प्रेशर कितना आ गया, पिछली बार तो सिर्फ H1 गामा डैश आया था, इस बार Q प्लस H गामा और आ गया। तो फर्क क्या हुआ, सरचार्ज की वजह से। देखो एक चीज देख लो कि अगर कोई सरचार्ज लोड पड़ा है तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होएगा, हमेशा इंक्रीज होएगा। देखो सरचार्ज पड़ा था यहाँ पे, तो 1-1 पे क्या आया, जितना सरचार्ज था उतना उतना इफेक्टिव स्ट्रेस। 2 पे देखा तब भी अगर वहां पर क्या था, वहां पे भी ऐड हुआ वो, तो क्यों क्या रहेगा, जब भी सरचार्ज लोड होता है वो हमेशा एज इट इज ऐड होता रहता है, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। अब अगर मेरे को अगर डायग्राम बनाने हो तो अपन डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल स्ट्रेस का बनाना है, तो 1-1 के ऊपर टोटल स्ट्रेस कितना है, ये देखो जो Q है 1-1 के ऊपर कितना है, Q यहां तक, ये मान लो ये क्या है, Q। अब ये देखो टोटल स्ट्रेस का बना रहे अपन, तो ये Q क्या आ रहा है, 1-1 पे भी आ रहा है, 2-2 पे भी आ रहा है, और 3-3 पे भी, ये नहीं कि ये कभी चेंज हो ही नहीं रहा, ये एज इट इज ऐसे आएगा। ये क्या आ रहा है अपना, एज इट इज ऐसे आता जा रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो उसके बाद 1 से 2 के बीच में क्या, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, H गामा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया अपना H गामा, और इसके बाद किसकी वजह से, अब वापस वही स्लोप बढ़ गया, ये आ गया अपना H, यहां से यहां तक कितना बढ़ गया, H गामा सैचुरेटेड, H गामा सैचुरेटेड, तो ये वाला हो गया अपना Q, ये H गामा। अब देख लो 3-3 पे अपना नहीं आ रहा क्या, Q प्लस H गामा प्लस H1 गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे देखो Q प्लस H गामा प्लस H गामा, अच्छा ये नीचे वाला क्या H1 है ना, तो ये H1 गामा आ गया सैचुरेटेड के बराबर। अब देखो पोर वाटर प्रेशर, देखो पोर वाटर प्रेशर 1-1 पे 0 है, 2-2 पे 0, यानी कि यहां से यहां तक तो कुछ आएगा ही नहीं।
अब इसके बाद किसकी वजह से चेंज हो रहा है, गामा डब्ल्यू की वजह से। ये लो, तो ये हो गया H1 गामा डब्ल्यू, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। अब देखो इफेक्टिव स्ट्रेस भी देखो, इफेक्टिव स्ट्रेस कंटिन्यूअस 1 पे भी Q है, 2 पे भी Q है और 3 पे भी Q है। तो ये लो भाई, ये कंटिन्यूअस ऐसे कैसे आ रहा है, ये Q हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद 1 से 2 के बीच में कैसे चेंज हो रहा है, H गामा के हिसाब से। तो ये लो H गामा, और उसके बाद देखो 3 से 2 से 3 के बीच में गामा डैश के। तो अब क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गामा डब्ल्यू पहले क्या था, गामा था, और गामा डैश क्या होता है, कम होता है गामा से। तो स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये रहा अपना, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना था ही कितना, H गामा, ये हो जाएगा H1 गामा डैश, ये H गामा, और ये हो जाएगा अपना H1, ये हो गया अपना Q। ठीक है, तो ये सिग्मा डैश, ये U और ये सिग्मा। कभी कभी क्या मैं ये स्ट्रेस डायग्राम्स इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेस डायग्राम बनवाने का पूछ लेता है, बोलता है ये ऐसा कोई सॉइल है, इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाओ। तो वहां पे अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी, और ये कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये तो क्या मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक पॉइंट पे, इसलिए थोड़ा अपने को बड़ा लग रहा है। बाकी एक्चुअली क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन देगा वो सीधा 3 पे बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, तो छोटा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, विद इन 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। पर अपने को क्या है कि गलतियां नहीं करनी है, अपने को हमेशा समझ के चलना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सॉइल मास में मान लो कैपिलरी फ्रिंज है, चलो इसी में एक चीज देख लेते हैं अपन, कैपिलरी वाला बाद में कर लेंगे। सॉइल मास विथ सरचार्ज है, इसमें मैं दो चीज, इसको जो अभी केस बताया उसको मान लो ये क्या था, ग्रेजुअल। अब ये ग्रेजुअल क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड। ठीक है, अब ये ग्रेजुअली अप्लाइड का क्या मतलब है कि मैं लोड धीमे धीमे लगा रहा हूं। अब मैं लोड धीमे धीमे लगा रहा हूं तो मेरा जो पानी होगा उसको वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा। तो क्या होगा, जितना भी लोड आएगा, चलो छोड़ो अलग केस में बता देंगे आपको, ये फिर बोलोगे सर एक में मिक्स कर दिया, कोई नहीं अलग केस में। ठीक है, तो कैपिलरी वाला कर ले, उसी कर लेते हैं। सॉइल मास विथ सरचार्ज, केस थर्ड, ग्रेजुअली अप्लाइड। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड। अब हम बात करते हैं सॉइल मास विथ सरचार्ज और वाटर टेबल को भी अपन क्या करते हैं, इसको दो केस की जगह अपन एक केस बना देते हैं। ये दो केस छोड़ के वही फर्क कुछ पड़ना नहीं है, एक केस बना देते हैं। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन अपने यहाँ पे हटा देते हैं। अब ये जो अपने वाटर टेबल है वो कहाँ आ जाएगी, ये टोटल हाइट क्या अपने H1, और वाटर टेबल अपने कहाँ बना देते हैं, यहाँ पे। मतलब Q भी है, सरचार्ज भी है, वाटर टेबल कहाँ पे है, इस बार क्या है, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने 2 का केस। अब भाई करना क्या है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो लोड है ये ग्रेजुअली अप्लाइड क्या कौन है, सरचार्ज। सरचार्ज क्या है मेरा, ग्रेजुअली अप्लाइड, यानी कि धीमे धीमे लोड लग रहा है। अब देखो कि यहाँ पे वाटर टेबल भी है और यानी कि पानी भी है, जो पानी और सॉइल मिक्स है उसके ऊपर लोड लग रहा है। तो क्या होगा कि मैंने क्या बोला, होशियारी कौन मारेगा भाई, पानी होशियारी मारेगा, बोले नहीं ये तो मैं संभाल लूंगा, फिर बाद में पता चलेगा ये तो नहीं अपने औकात से बाहर का है। तो जब तक इसको पता चलेगा, ग्रेजुअली अप्लाइड का मतलब क्या है कि बाहर क्या, मैंने जैसे 50 किलो था ना, एकदम नहीं गिराया, मैंने धीमे धीमे भाई पानी को एहसास करा रहा हूँ, उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है। अब शुरुआत में उस पर 5 किलो आया, बोले नहीं संभाल लूंगा, थोड़ा फिर थोड़ी देर में क्या 10 किलो आया, बोले नहीं अभी भी संभाल लूंगा, होशियारी मार रहा है, कोई नहीं, उसको पता चलेगा ऊपर तो 50 किलो है। तो फिर धीमे धीमे 15 करा, अब उसको धीमे धीमे जोर आ रहा है, अब वो क्या है वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैं पूरा 50 वहां पर लगा दूंगा ना, तब वो क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, वहां से पूरा क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो ग्रेजुअली अप्लाइड में मतलब यही है कि पानी को वहां से निकलने की जगह मिल जाती है, पानी को क्या है वहां से निकलने की जगह मिल जाती है, और पूरा का पूरा लोड कौन ले लेगा, अपना कौन, सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, तो 1-1 पे क्या हो जाएगा अपना, 1-1 पे सिग्मा तो वही क्यू रहेगा, यू क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिग्मा डैश अपना क्या हो गया, क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब 2-2 पे क्या हो जाएगा,
2 पे क्या हो जाएगा, अब 3 3 वाला केस नहीं, अब 2 पे क्या हो जाएगा, वही Q प्लस, अब यहाँ पे सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड, Q प्लस, यहाँ पे अपने H1 चल रहा है तो H1 गामा सैचुरेटेड, ठीक है। और U क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर U क्या आ जाएगा, U तो वही H1 गामा W, क्योंकि वाटर टेबल तो है ही ना भाई यहाँ पे, तो H1 गामा W हो गया। तो मेरा सिग्मा डैश क्या आ जाएगा, Q प्लस H1 गामा डैश। तो ये हो गया मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना लूंगा, तो आप लोग बना लेना, बार बार अपने वही डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होना है, ठीक है। अब आपको समझ गए आप दो डायग्राम से कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको अलग अलग केसेस बना देता हूँ, बस ये डायग्राम आप बनाते रहना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में क्या ले रहा हूँ, अब देखो ध्यान यही रखना है, जब भी मैं ग्रेजुअली अप्लाइड करूंगा तो मेरा जो जितना भी टोटल लोड आएगा ना, वो कौन लेगा, सॉइल सॉलिड्स। देख लो 1 पे कौन ले रहा है, सॉइल सॉलिड्स। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ग्रेजुअली अप्लाई कर रहा हूं लोड। अब मैं क्या कर रहा हूं, लोड क्या कर रहा हूं, ग्रेजुअली अप्लाइड कर रहा हूं। ग्रेजुअली अप्लाइड का मतलब ग्रेजुअली की जगह अब मैं क्या कर रहा हूं, सडनली अप्लाइड। यानी कि 50 किलो इस बार मैंने क्या करा, एक साथ रख दिया। 50 किलो मैंने क्या रखा, एक साथ ही उसके ऊपर रख दिया। भाई आपके ऊपर एकदम 50 किलो का कोई बोरा रख दे तो आप नीचे दबोगे कि नहीं दबोगे, या आपको वो लोड उठाना ही पड़ेगा एकदम। आपको वहां से क्या निकलने का मौका नहीं मिला। इस बार पानी को क्या वहां से निकलने, होशियारी तो कर ली उसने, बोले उठा लूंगा, लेकिन जैसे ही लोड आया अब वो क्या, उसको निकलने का वहां से मौका नहीं मिला। तो जब मौका नहीं मिलेगा तो भाई टोटल स्ट्रेस तो वही रहेगा, क्यू। तो अब यहाँ पे लोड कौन लेगा, भाई उसने एकदम शुरुआत, मैंने क्या बोला आपको, ध्यान यही रखना है, शुरुआत में होशियारी मारेगा। लेकिन इस बार होशियारी मार तो ली उसने, अपने आप को होशियार बता के लोड तो ले लिया, लेकिन मूर्खता क्या करी, उसको जानने का समय ही नहीं मिला। तो ये लोड पूरा का पूरा कौन ले गया, वाटर, क्योंकि सबसे पहले तो पानी लेता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जाएगा, 0 है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना। सडनली और ग्रेजुअली में क्या है कि सडनली के अंदर जो टोटल सरचार्ज आएगा वो कौन लेगा, पोर वाटर प्रेशर यानी कि पानी। लेकिन ग्रेजुअली में यहाँ पे क्या आता था, 0 आता था। वहां पे क्या, पानी को निकलने का समय मिल जाता था, यहाँ समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। होशियारी तो मार ली, खिसकने का समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये समझाने की टेक्निक है ना, बाकी एक्चुअली पानी जा नहीं रहा वहां से, पानी तो वर्ड्स के अंदर पड़ा ही है, ठीक है। बाद में, बहुत बाद में जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में बात करें, अब यहां पर तो वही हो जाएगा Q प्लस H1 गामा सैचुरेटेड। अब यहां पे क्या आ जाएगा भाई, 2 पे क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा अपने, H1 गामा W होगा कि नहीं होगा, H1 गामा W होगा कि ये Q भी आएगा। लेकिन यहाँ पर कौन है, अभी भी सडनली है ना, तो 2 पे भी तो ये रहेगा Q प्लस H1 गामा W। तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, खाली H1 गामा डैश 2 पे। बस ध्यान बस यही रखना है कि इसको एज इट इज लेके चलना है, गड़बड़ नहीं करनी, इसको छोड़ना नहीं, इसको एज इट इज लेके चलते रहना है, ठीक है। बस ये हो गया अपना। अगर कोई किसी बीच पे हाइट पे भी पूछ ले, मान लो इसने अपने को यहाँ पे पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो मेरा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस, ये मान लो हाइट मेरी है x हाइट ऊपर से, तो Q प्लस x गामा सैचुरेटेड, और मेरा U क्या हो जाएगा, Q तो है ही क्योंकि सडनली अप्लाइड है, Q प्लस x गामा W। तो मेरा सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, Q वो 0 प्लस, तो अब ये क्या हो जाएगा, x गामा डैश। बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। सडनली का करा दिया मैंने, ग्रेजुअली का करा दिया। अब मैं बात करता हूं, अगर पानी में कैपिलरी राइज हो रहा है, अब मैं क्या करा रहा हूं, कैपिलरी राइज करा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस नंबर 4, सॉइल मास विथ कैपिलरी राइज। अभी तक मैंने कैपिलरी राइज की बात करी नहीं थी, अब मैं बात करूंगा वही H1। यहां पर वाटर टेबल है अपने, यहां पर क्या अपने वाटर टेबल है, ठीक है। अब ये वाटर टेबल क्या होएगा, पानी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे कैपिलरी राइज हो रहा है, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना। कैपिलरी में क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। और ये अपना नीचे सॉइल है,
तो ये 1-1 सेक्शन, ये 2-2 और ये अपना 3-3 हो गया। ठीक है, अब डायग्राम भी मिटा देते हैं ये वाले। अब मैंने लास्ट क्लास में जब आपको कैपिलरी के बारे में बात करी थी, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर वगैरह, सॉइल वाटर जब बताए थे परमेबिलिटी से पहले, तब मैंने आपको कुछ कैपिलरी की बात करी थी कि कैपिलरी थोड़ा सा हल्का सा बताया था कि कैपिलरी क्यों होता है। बाकी आपने एफएम वगैरह में डिटेल में पढ़ा है। कैपिलरी होता है, क्या होता है, ऊपर कोई ऐसा, देखो पानी ऊपर कब आएगा, वैसे पानी को नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा फोर्स है कि पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी कि अपन बोलते हैं ना कि भाई ये तो नियमों के विरुद्ध चल रहा है, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है भाई, कोई चीज अगर जो नियम विरुद्ध है उसका मतलब क्या, नेगेटिव है। तो नेगेटिव मतलब नीचे खींच रहा है ग्रेविटी और वो ग्रेविटी का अगेंस्ट में जा रहा है। अपन ने क्या अभी तक हर फोर्स नीचे की तरफ लिया, अब एक चीज ऐसी है जो ऊपर जा रही है, तो अब अपना फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि ऐसा कोई नेगेटिव प्रेशर ऊपर से डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से पानी क्या आ रहा है, कैपिलरी जो हो रहा है राइज हो रहा है। पानी ऊपर किसकी वजह से बढ़ रहा है, कोई ना कोई ऊपर नेगेटिव प्रेशर है जिसकी वजह से पानी क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम इस नेगेटिव प्रेशर को बोलते हैं सॉइल सक्शन। क्या नाम देते हैं, सॉइल सक्शन। तो कभी पूछ ले कैपिलरी राइज क्या किसकी वजह से होता है, तो सॉइल सक्शन या नेगेटिव प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से, सॉइल सक्शन या नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। सॉइल सक्शन की वजह से नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है और पानी क्या हो जाता है, धीमे धीमे ऊपर आ जाता है। अब पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आएगा तो भाई सहन करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी होगा। देखो आपको क्या है, एक और चीज बता देता हूं मैं, परीक्षा में आपको जो ध्यान रखने वाली एक बात है ना, वो ये है कि जब तक एग्जामिनर ना बोले कि इस क्वेश्चन में कैपिलरी राइज हो रहा है, तब तक आप वैसा केस कंसीडर नहीं करना। देखो होशियार होना, कैपिलरी वाला पता होना अलग बात होता है, लेकिन वहां पर अगर नहीं दिया हुआ और अपन ने कैपिलरी मान लिया, बोले यार कैपिलरी राइज तो होगा, सॉइल है तो कैपिलरी राइज होगा, हर सॉइल में होता है लगभग, है ना, ग्रेवल्स को छोड़ के। लेकिन अपने को वहां पर तब तक नहीं मानना, अगर कैपिलरी राइज नहीं होता ना, तो अपने जो एग्रीकल्चर, इतना इंडिया एग्रीकल्चर में लगभग 70% एग्रीकल्चर का रोल है, काफी लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, तो वो सब किसकी वजह से होता है, कैपिलरी की वजह से। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिर भी नहीं दिए ना, तो कैपिलरी नहीं मानना है अपने को, है ना। हकीकत और क्वेश्चन दो अलग अलग चीज है ना। क्वेश्चन में जितना बोले उतना ही करना है, वहां पे अपना होशियारी नहीं मानना, नहीं बोले सॉइल सक्शन होता ही है, फिक्स है, ये फिनोमिना तो होता ही है, तो हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, तो ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, 1-1 सेक्शन पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, 1-1 सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस निकाल रहा हूं। तो 1-1 के ऊपर कुछ है क्या, नहीं है भाई, कुछ ऊपर है ही नहीं है, ठीक है। 1-1 पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या ये वाटर टेबल 2-2 पे, लेकिन इस 2-2 से पानी क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। ये देखो ये पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, ये कहां तक जा रहा है, 1-1 तक पहुंच रहा है। मान लो, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो 1-1 तक पहुंच रहा है, तो 1-1 तक पहुंचा तो कुछ नेगेटिव आया ना, पानी तो यहाँ पे आ ही गया, और उसको पकड़ के कौन रख रहा है, देखो अगर ऊपर से लोड आ रहा है तो पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन ये 1-1 वाली जो सॉइल है वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ खींच रही, पानी को नीचे से कहां खींच रही, ऊपर, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब क्या आएगा, माइनस ऑफ H गामा W। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको जो पानी इस लेवल पे था उसको ये क्या हो रहा है, ये जो ये है, ये मान लो H हाइट है, तो इसको पानी को क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। मान लो मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं, तो ये कितनी हाइट तक, जितनी हाइट तक जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस सॉइल सक्शन हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर है ये, ठीक है। तो माइनस H गामा W हो गया ये अपना, तो माइनस H गामा W, तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का H गामा W, ये क्या हो जाएगा, प्लस का H गामा W। अब अभी तक आपने देखो जितनी बार भी देखो, वाटर टेबल था भाई, सॉइल लेयर के ऊपर वाटर टेबल था अपना पहला वाला केस, तब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन जब सॉइल मास के ऊपर कैपिलरी राइज हो रहा है, भाई वाटर टेबल तो सॉइल के लेवल पे, सॉइल से नीचे है और उसके अंदर कैपिलरी राइज हो रहा है, जब भी ऐसा कैपिलरी राइज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ता है। और फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 था जब सॉइल के ऊपर वाटर टेबल। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, पूछता क्या है कि एक कोई लेयर है उसके ऊपर, मतलब सॉइल लेयर है उसके ऊपर मान लो पहले वाटर टेबल थी 2 मीटर हाइट तक, उसके बाद वो वाटर टेबल हो गई 5 मीटर हाइट तक। तो अब बताओ कि कितना चेंज हुआ इफेक्टिव स्ट्रेस में। क्या बोल रहा हूं मैं,
कि कोई सॉइल लेयर है, मान लो ये कोई सॉइल लेयर है, इसके ऊपर ये वहां यहाँ पे पानी है ना, ये पूरा पानी, सॉइल यहाँ पे नीचे है ना, ये वाटर टेबल यहाँ पे, यहाँ से नीचे पूरा ये पानी की हाइट पहले 2 मीटर थी, अब हो गई 5 मीटर, अब हो गई ये 5 मीटर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में डिफरेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज कितना हुआ इसमें और इसमें। तो क्या आप पहला वाला केस देखो, कुछ चेंज नहीं होता। अगर सॉइल लेयर से ऊपर पानी, वाटर टेबल की हाइट चेंज भी हो रही है ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या होता है, नो चेंज। एक बड़ा सा याद रख ले, कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होगा, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा इस कंडीशन में भाई, यहां पर टोटल स्ट्रेस ए सेक्शन पे क्या होएगा, दोनों केस में देखते हैं। पहले केस में क्या होएगा, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू, यानी कि एच यानी कि 2 इंटू गामा डब्ल्यू, और यू कितना होगा, यू भी तो 2 इंटू गामा डब्ल्यू, यू भी 2 इंटू गामा डब्ल्यू, तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा 0। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस में सिग्मा टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा 5 इंटू गामा डब्ल्यू, और पोर वाटर प्रेशर यू इक्वल टू वो भी तो 5 इंटू गामा डब्ल्यू हो गया। तो अगेन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ रहा है 0। तो कोई चेंज हुआ क्या, तो वो सवाल ऐसा ही देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी वाटर टेबल अगर सॉइल लेयर से ऊपर है और वो इंक्रीज हो रही है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई चेंज नहीं होगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। अगर ये 1 मीटर हो जाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको क्या देखो, सोचने में आप क्या सोचोगे कि भाई बाहर तो कम हो गया, बाहर कम होने से इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ पोर वाटर में और टोटल स्ट्रेस में चेंज आएगा। पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस में जरूर चेंज आएगा, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कैपिलरी राइज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भी कैपिलरी राइज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या टेंशन हो रहा है ऊपर। अब मैं देखूं 2-2 पे, भाई 2-2 पे सिग्मा इक्वल टू क्या हो रहा है, अब ये सॉइल है, अब ये सॉइल मेरी क्या है, सैचुरेटेड है। अब ये वाली सॉइल मेरी क्या है, सैचुरेटेड है, तो H गामा सैचुरेटेड हो गई। भाई कैपिलरी राइज हुआ तो वर्ड्स तो पूरी फिल हो गई, ठीक है। तो H गामा सैचुरेटेड, और U क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वाटर टेबल देखो, अब यहाँ मैंने क्या करा था -H गामा W, तो अब यह हाइट तो क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो हाइट 0 थी, यहाँ आते आते H हुई ना, तो ये H गामा W में क्या हो जाएगा, अब 0 लिखूंगा मैं, तो 0 इंटू गामा W तो 0, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली एट 2-2, एग्जैक्टली एट 2-2 पे तो कोई कैपिलरी राइज है ही नहीं ना, 2-2 के ऊपर है, 2-2 के बराबर पे नहीं है, 2-2 से ऊपर हो रहा है। अगर 2-2 से 0.1 ऊपर भी पूछ लेता 0.1 H पे, तब मेरा क्या हो जाता, U इज इक्वल टू क्या हो जाता 0.1 H गामा W। 0.2 पे पूछ लेता तो कुछ भी होता, लेकिन एग्जैक्टली एट H इक्वल टू 0 पे मैं 0 पुट करूंगा तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर कैपिलरी राइज में बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर -H गामा H1 H गामा W था, यहाँ पे भी -H गामा W लिख देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। 2-2 पे इफेक्टिव स्ट्रेस सॉरी पोर वाटर प्रेशर क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ के ऊपर कैपिलरी राइज हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, अब सिग्मा डैश में ध्यान रखने वाली बात है कि भाई देखो ये चीज तो अपने पास पहले से थी भाई, H गामा W तो था ही ना, ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, और ये क्या हो गया H गामा सैचुरेटेड, ठीक है। अब मैं अगर आऊं 3-3 पे, अब मैं आ रहा हूं वापस 3-3 पे, तो ये नो चेंज वाला ध्यान रखना भाई साहब, वाटर टेबल वाला है ना, चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो इस पे क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब 3-3 पे क्या होएगा भाई, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा H गामा सैचुरेटेड, और ये हो जाएगा H1 गामा सैचुरेटेड, तो H प्लस H1 गामा सैचुरेटेड, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, अब वाटर टेबल यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा H1 गामा W, H1 गामा W, ठीक है। और सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, ये तो था ही H गामा W प्लस H गामा सैचुरेटेड, तो H गामा W प्लस गामा सैचुरेटेड था ही, ठीक है। अब और क्या हो गया, अब चेंज क्या हुआ, यहाँ H1 वाला आया, H1 वाले 2 आया, H1 गामा सैचुरेटेड, और ये आया H1 गामा सैचुरेटेड, H1 गामा W, तो H1 गामा सैचुरेटेड माइनस H1 गामा W क्या आ जाएगा, H1 गामा डैश, तो ये हो जाएगा मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3-3 सेक्शन। अब इसको बनाते कैसे, चलो इसमें एक और अपन केस ले लेते हैं। केस कौन सा लेते हैं, मैं इसमें एक कोई 4-4 सेक्शन और बना देता अपन इसके बीच में,
यहाँ पे कहीं पे 4 4 सेक्शन बना रहा हूं, ऊपर से हाइट है उसकी मान लो x, ठीक है, ऊपर से हाइट है उसकी मान लो x। तो एट 4 4 क्या हो जाएगा, एट 4 4 सिग्मा इक्वल्स टू, अब भाई टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा वहां पे 4 पे, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वही x गामा सैचुरेटेड, क्या हो जाएगा वही x गामा सैचुरेटेड, ठीक है। अब u कितना हो जाएगा, अब देखो u क्या होगा, माइनस ऑफ h माइनस एक्स, ये वाली हाइट टोटल h है, ये x है, तो ये कितनी बच गई h माइनस एक्स, ये हाइट क्या बच गई h माइनस एक्स, मैंने अच्छा 4 4 लिखा ही नहीं, तो ये 4 4। भाई देखो अपने 1 से 2 के बीच में हाइट है टोटल h, और 1 से 4 के बीच में x है, तो 2 से 4 के बीच में क्या बच गई h माइनस एक्स, ठीक है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, क्यों, क्योंकि पानी अभी भी तो यहाँ पे भी तो ऊपर जा रहा है, तो माइनस ऑफ h माइनस एक्स गामा w, ठीक है, h माइनस एक्स गामा w। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, अब 1 1 पे ऊपर वाला तो था ही, क्या था h गामा w, h गामा w तो था ही, प्लस x गामा सैचुरेटेड प्लस h माइनस एक्स गामा w। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये मेरा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी वो क्या h गामा w मैंने ऐड कर दिया ना, नहीं यहां पर नहीं होगा ना h गामा w, तो यहां नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x गामा सैचुरेटेड प्लस h माइनस एक्स गामा w, प्लस की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया अपना h गामा w माइनस ऑफ x, ये माइनस कहां से, प्लस ऑफ x गामा डैश, कहां पर 4 4, h गामा w प्लस x गामा डैश, बस। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज का फर्क सिर्फ ऊपर होएगा, नीचे कैपिलरी राइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब अगर इसका मेरे को डायग्राम बनाना हो तो अब ये रफ कर देते हैं, तो अपन डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पर ये सिग्मा, तो सिग्मा 1 1 पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे गामा सैचुरेटेड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये लो गामा सैचुरेटेड, उसके बाद भी वो तो गामा सैचुरेटेड के हिसाब से ही बढ़ रहा है नीचे तक, तो यानी कि पूरा स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये हो जाएगा h गामा सैचुरेटेड और ये हो जाएगा h प्लस h1 गामा सैचुरेटेड। अब अगर मेरे को u का बनाना हो, देखो u पे क्या हो जाएगा, u पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का h गामा w, ये हो गया माइनस h गामा w, जीरो कहां पे हुआ, यहाँ पे, इसके बाद ऐसे बढ़ा, तो ये हो गया h1 गामा w। बस ये आपको ध्यान में रखना था, ये आपको डायग्राम बनाते टाइम ध्यान में रखना है। और इफेक्टिव स्ट्रेस का तो जैसे है आप वैसे बना ही लोगे, ठीक है। कैसे कि भाई देखो ये तो है ही ना, नीचे चल ही रहा है, कौन, ये भाई साहब तो अपने चल ही रहे हैं, कौन से वाले भाई, ये h गामा w तो हर जगह चल ही रहा है, यहाँ पे भी आएगा, पर अपने यहाँ कैलकुलेशन जब कर रहे हैं ना एक्चुअली उस वो अलग चीज है, वो एंड में ऐड हो जाएगा, यहाँ तो था ही, प्लस अपना h गामा w यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कैलकुलेशन में बात पहले लिखा था वो वैसे भी सही था, लेकिन समझाने के तरीके में थोड़ा फर्क था, तो ये तो क्या हो गया इसकी वजह से हो गया, और h गामा w तो अपना। अब क्या मैं कहने का मतलब क्या था कि नीचे फर्क क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ कि कैपिलरी राइज का 2 से 3 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब वो क्या हो गया एज ए सरचार्ज एक्ट करेगा। अब क्या करेगा वो एज ए सरचार्ज, तो अब मैं उसको नाम दे दूं, तो या तो कोई नाम दे दूं या उसको एज इट इज जोड़ दूं, तो वो एज इट इज कितना आ रहा है मेरा h गामा w, तो ये ध्यान रखना है, वो क्या आ जाएगा h गामा w एज इट इज ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया h गामा w। भाई यहां से यहां तक कंप्लीट इफेक्टिव स्ट्रेस में तो ये हमेशा चलता जा रहा है, ठीक है, h गामा w हो गया। उसके बाद देखो उसके अलावा कुछ नहीं है, फिक्स आ गया। अब 1 से 2 के बीच में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से 3 अब क्या होएगा, चेंज कहां से होएगा, 2 से 3 हो जाएगा चेंज, या कुछ और होगा क्या चेंज, कुछ और चेंज होगा क्या इफेक्टिव स्ट्रेस में,
भाई 1 से 2 में हो रहा है ना, गामा सैचुरेटेड के हिसाब से चेंज। क्या बोल रहे हो यार, चेंज क्यों नहीं होगा, ये हो ही रहा है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 4-4 वाला केस ही मैंने इसलिए कराया कि गामा चेंज हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, गामा जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अब वो कितना हो गया यहाँ आके 1-1 पे, मतलब सॉरी 2-2 पे, ये हो गया H गामा सैचुरेटेड, H गामा सैचुरेटेड। और उसके बाद ये ऐसे, अब नीचे वाले का स्लोप अलग हुआ, ठीक है, तो H गामा सैचुरेटेड हो गया। अब ये वाला कितना हो गया, ये H1 गामा डैश, स्लोप उल्टा कम होना चाहिए ना, H1 गामा डैश, स्लोप क्या होगा उसका लास्ट वाले का कम होगा, बट बनेगा ऐसा ही। तो ये हो गया, अपने को मेनली ये डायग्राम इसलिए बनवाया क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, U वाला जो है, ये U वाले में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा इसलिए, ठीक है। और ये जो है इसको एज ए सरचार्ज मानना है। अब क्या है, 2 से 3 यानी कि वाटर टेबल से नीचे सरचार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बातें थी, इतने जो स्टैंडर्ड केसेस कराए मैंने आपको। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो आएगा वाटर टेबल का राइज होना अबव सॉइल लेयर से ऊपर। अगर वाटर टेबल ऊपर भी जा रही है, यानी कि मान लो कोई सॉइल लेयर है उसके ऊपर, अभी जैसे मैंने केस बनाया कि पानी कितना ही कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफेक्टिव स्ट्रेस पे। लेकिन अगर वाटर टेबल सॉइल लेयर के अंदर ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि सॉइल लेयर में नीचे है, ये यहाँ हो, तो ये मान लो यहाँ आ जाती, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाटर टेबल डाउन होने से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, ये तो चलो कैपिलरी वाला केस है। अगर नॉर्मल वाले केस में देखें तो यहाँ पर क्या आता था, ये जो H1 गामा डैश आता था, वो उसकी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप कैलकुलेशन अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर सॉइल लेयर के अंदर कोई वाटर टेबल है वो नीचे जाएगी, डाउन जाएगी, तो अपने क्या हो जाएगा, वाटर टेबल नीचे जाने से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है और वाटर टेबल के ऊपर आने से इफेक्टिव स्ट्रेस घटता है, ठीक है। और एक कैपिलरी राइज की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा बढ़ता है। तो 3 चीजें क्या हो गई, अगर सॉइल लेयर के ऊपर पानी है तो, या ऊपर सरचार्ज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सरचार्ज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मान लो वाटर है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इफेक्टिव स्ट्रेस पे। और अगर वही वाटर टेबल सॉइल लेयर के नीचे है और उसमें कोई वेरिएशन हो रहा है, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा और ऊपर की तरफ आएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, कम होएगा। वैसे ये सारे एग्जांपल अगर आप ढंग से देखोगे ना, इन सब में यही बताया मैंने, ठीक है। और एक क्या हो गया कि कैपिलरी राइज की वजह से अपने इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अब आपको यही ध्यान रखना था। तब तक अब अपना इफेक्टिव स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे अच्छे इफेक्टिव स्ट्रेस पे और सीपेज पे, तो पहले सीपेज कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखना है ना। थैंक यू. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.